हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीक़ा से हो रहा होगा। आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 7 और उस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है साइंस, उस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें हम डिस्कस करेंगे 2009 से लेकर 2023 तक जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न का हम सॉल्यूशन इसमें देने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखकर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस और आंसर। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत होंगे वो क्वेश्चन है 2023 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है। आपके सामने ऑप्शन है एड्रिनलिन, उसके बाद है पिट्यूटरी, मेडुला और थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब होगा पिट्यूटरी ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है घेंघा रोग होता है। घेंघा मतलब जो गला में हो जाता है, घेंघा रोग, वो किसके कारण से होता है। तो आप लोगों को मालूम होगा, आपके सामने ऑप्शन है चीनी की कमी से, उसके बाद बोल रहा है मोटापा से, या रक्त की कमी से, या आयोडीन की कमी से। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आयोडीन की कमी से। जब नमक में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था, कहता है कि जब एड्रिनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होता है। वो कह रहा है कि जब जो एड्रिनलिन रुधिर में स्रावित हो जाता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होता है, क्या होने लगता है। तो देखिए, सबसे पहले कि एड्रिनलिन को आपातकाल हार्मोन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, आपातकाल हार्मोन कहते हैं। कहता है जब कोई व्यक्ति भय या तनाव में रहता है तब यह स्राव हो जाता है। जब कोई व्यक्ति भय में रहता है या तनाव और टेंशन में रहता है तो यह जो एड्रिनलिन ग्रंथि से जो होता है वो क्या होता है, स्रावित हो जाता है ब्लड में। यह वृक्क के ऊपर होता है, वृक्क के ऊपर में। ठीक है, कहाँ पे, वृक्क के ऊपर में होता है। ठीक है, आपके सामने फिगर में भी दिखाया गया है। आगे है, कहता है यह अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनलिन ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से होता है, अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। कहता है यह सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। और जब यह स्रावित होता है तो कहाँ पे, डायरेक्ट ब्लड में। अब ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, अब पूरे बॉडी में पहुंच जाता है। ठीक है, आगे है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती है। ये क्या करती है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती है। हार्मोन का स्राव हृदय सहित अन्य अंगों तक करने से हृदय का धड़कन बढ़ जाता है ताकि हमारी पेशियां, जो पेशियां होती हैं उनको अधिक ऑक्सीजन मिले, क्योंकि इन अंगों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। मतलब इससे क्या होता है कि जो पेशियां होती है वो सिकुड़ जाती है, तो इसके स्रावित होने से क्या होता है, वो फैलने लगती है, मतलब उसको ऑक्सीजन भरपूर मिलने लगता है। यह रुधिर की दिशा कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। कहाँ पे, कंकाल पेशियों की ओर इसकी दिशा को कर देता है। कहता है डायाफ्राम तथा पेशियों का संकुचन से श्वसन बढ़ जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायाफ्राम अप डाउन होता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो पेशियां होती है वो संकुचित होती है और श्वसन हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, कहता है यह सभी क्रिया जंतु के शरीर के स्थिति को निपटाने का कार्य करती है। इससे क्या होता है, शरीर में जितने सारे क्रियाएं होती रहती हैं उन सारे क्रियाओं को क्या करती है, निपटाने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव प्लस में कुछ लॉन्ग क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे अनुमान से। ठीक है,
अब आपके सामने प्रस्तुत है 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? जब दो तंत्रिका कोशिका होता है, ठीक है, उसके बीच में जो खाली स्थान होता है उसको क्या, उसके बीच के स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। कहता है एक पादप हार्मोन का नाम बताना है, तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, जिब्रेलिन है, ठीक है, ऑक्सिन है या साइटोकाइनिन है, ठीक है। तो आपको भी एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। आगे है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? लॉन्ग क्वेश्चन में है कि आयोडीन युक्त नमक जो होता है उसकी सलाह क्यों दी जाती है कि आपको आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। सबसे पहले थायरॉक्सिन हार्मोन, जो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन होता क्या है? यह अवटु ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से? अवटु ग्रंथि से। कहता है यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन कराया जा सके। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का जो पाचन होता है उसके लिए क्या करता है? उसको नियंत्रित करता है। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। और आयोडीन नहीं मिलेगा तो आपको घेंघा रोग हो जाएगा। और आयोडीन की कमी से गॉइटर, जिसको घेंघा कहते हैं, हो जाता है, जिसका लक्षण है फूला हुआ जो गला होता है ना, गला ये फूल जाता है, ठीक है। क्यों? थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी से, ठीक है। तो ये होता क्यों है? जब आयोडीन की कमी हो जाता है नमक में, उसके कारण से, क्योंकि इसको नहीं मिल पाता आयोडीन, जिसके कारण से ये गला हमारा फूल जाता है। तो 2022 में इतना ही क्वेश्चन था। अब है 2021 में। तो 2021 में क्या हुआ था? कोरोना था, जिस कारण से एग्जाम नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं 2020 की ओर। सबसे पहला कहता है उस हार्मोन का नाम लिखें जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। मतलब पतझड़ क्यों होता है, किस हार्मोन के कमी से हो जाता है, किसके कारण से हो जाता है? उसका नाम है एब्सिसिक अम्ल। क्या होता है? पतझड़ में पतझड़ होने का कारण है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल के होने से क्या होता है? पतझड़ हो जाता है, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने की क्रिया में क्या अंतर है? प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने की क्रिया में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर है। पहला है प्रतिवर्ती क्रिया में किसी उद्दीपन के प्रति अचानक या तेज की गई अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे मान लें हमको सुई चुभ हो गया, तब हमारा हाथ बहुत तेज, बहुत रफ्तार से वहां पहुंच जाएगा। अचानक हो जाता है, कोई चीज अचानक हो जाता है। और यह ऐसे मेरु रज्जु से नियंत्रित होता है। कहाँ से? मेरु रज्जु से, ठीक है। कहाँ से? मेरु रज्जु से। इसे अपनी सोच से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं हम। अपने इसको सोच से कि हम कंट्रोल हो जाए, ऐसा हम अपने सोच से नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गर्म वस्तु को छूने पर अचानक हाथ हटाना। मान लिया जाए कि हम आग के सामने हैं, हमारा हाथ आग के पास पहुंच गया, तो हम अचानक अपने हाथ को हटा लेते हैं। ऐसा सोचते नहीं कि हम सोचते हैं कि हम उसको रख ले रहे हैं, नहीं, हम अचानक क्या करते हैं? हाथ को हटा लेते हैं। एक कैसी क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया है, जो अचानक होता है, ठीक है। और टहलने की क्रिया को, अब जब टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि रुक जाए, रुक जाएंगे। हमको मन है कि टहलना है तो टहलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यह समय पर लेकिन धीमी प्रतिक्रिया है। मतलब यह क्या होता है? हम चाहेंगे तो धीरे धीरे, वरना तेज से। यह कहाँ से कंट्रोल होता है? मस्तिष्क से। हमारी इच्छा है, हमको टहलने की इच्छा है तो हम टहल लेंगे, नहीं टहलने की इच्छा है तो नहीं टहलेंगे। तो हम इसको मस्तिष्क से कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर हमारा अधिकार है। यह ऐच्छिक क्रिया है, माने हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। हम चाहेंगे तो टहलेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं टहलेंगे। टहलने का अर्थ है पूरे शरीर का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। टहल रहे हैं, एक स्थान से इधर से चल गए चतरा, दिल्ली से पटना, हमारी इच्छा, हम चाहेंगे तो रुकेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं टहलना, बस। तो ये था प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने क्रिया में अंतर।
आगे है प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क का क्या कार्य है। प्रतिवर्ती क्रिया माने होता है जो अचानक होता है, बट इसमें मस्तिष्क का क्या कार्य है बताओ। तो जैसे मान लिया जाए कि हम आग के पास गए और हमारा हाथ आग को स्पर्श किया, तो इसका जो हम तो इसका अचानक एक्शन ले, लेकिन क्या हुआ, इसका इन्फॉर्मेशन मस्तिष्क तक गया, ठीक है। वहां से इसको सूचना कहाँ मिला, मेरुरज्जु को, और फटाक से ऐसे इसको हटा लिया, ठीक है। तो पहला देखिए, किसी उद्दीपन के प्रति अचानक या तेज की गई अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ये परिभाषा हो गया कि कोई उद्दीपन हुआ और उसके प्रति हमने क्या किया, अचानक उसके प्रति क्या किया, एक्शन लिया। क्या कहते हैं इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। इसे अपनी सोच से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इसे अपनी सोच से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जैसे गर्म वस्तु को छूने पर अचानक हाथ हटाना, ठीक है। मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र, जो मस्तिष्क है हमारे बॉडी का सेंटर है, ठीक है। सारा कंट्रोल कहाँ से होता है, मस्तिष्क से होता है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने और उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। मतलब जो मेरुरज्जु होता है वो इन्फॉर्मेशन भेजता है कहाँ पे, मस्तिष्क से, और मस्तिष्क उसके ऊपर भी अनुक्रिया करता है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं, अतः इसमें मस्तिष्क का वह भाग जो सोचने का कार्य करता है भाग नहीं लेता है। प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन इसमें मस्तिष्क भाग नहीं लेता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा होता है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे, मस्तिष्क में। और इसका कंट्रोल कहाँ से होता है, अनैच्छिक क्रिया का पश्च मस्तिष्क से। कहाँ पे, पश्च मस्तिष्क में होता है मेडुला, वहां से कंट्रोल होता है अनैच्छिक क्रिया का। कहता है कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं जो सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित की जाती है, तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित होना इसका उदाहरण है। से हम पुतली को ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, तो होता क्या है, ये सीधे मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। सीधे मस्तिष्क द्वारा, कहीं बीच में रुकता नहीं है। पहला है शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या होता है। अभी हम बात किए थे कि हमारे बॉडी का सेंटर क्या होता है, मस्तिष्क होता है। तो मस्तिष्क ही हमारा क्या है, मुख्य समन्वय केंद्र है। सारा कंट्रोल कौन करता है, मस्तिष्क करता है। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है, इसके पहले जाने थे। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने क्रिया में अंतर। यहाँ पे क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है। कहता है किसी उद्दीपन के प्रति अचानक या तेज की गई अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ये परिभाषा हो गया। उसके बाद यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है और इसे अपनी सोच से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ये हो गया प्रतिवर्ती क्रिया में। अब प्रतिवर्ती चाप में क्या है कि प्रतिवर्ती क्रिया के संकेत जिस पथ पर जाते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। मतलब ये मान लीजिए हमारा यहाँ पे आग लगा, हमको यहाँ पे गर्मी एहसास हुआ, तो इस रास्ता से जो यहाँ से जो रास्ता गया मस्तिष्क तक, तो इस रास्ता को क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक गया रास्ता, तो क्या बोलता है, प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। आगे है इसमें संवेदी तंत्रिका कोशिका प्लस प्रेरक तंत्रिका कोशिका प्लस मेरुरज्जु, ये तीनों सम्मिलित होता है। तो ये दोनों में अंतर था, ठीक है। आगे है हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। हमारा जो बॉडी है उसमें ग्राही का क्या कार्य है। ग्राही के कार्य न करने पर क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, ये बताना। मतलब हमारे बॉडी में ग्राही का क्या कार्य है। ग्राही माने जिसकी सहायता से हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं। जैसे नाक हो गया, सूंघने का काम करता है। त्वचा हो गया, ठंडा हो गर्मी हो उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो ये ग्राही अंग है, ठीक है। आँख है, देखने का काम करता है। तो इसका क्या कार्य है हमारे बॉडी में, और ग्राही के कार्य न करने पर क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, थिंक कीजिए।
तो सबसे पहले हमारे वातावरण में हो रहे अनेक प्रकार के उद्दीपनों को या सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना बनाई गई है, जिसे ग्राही अंग या संवेदी अंग कहते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे क्रियाएं हो रही है, ठंडा, गर्मी, जाड़ा, बरसात, इसके अलावा और भी क्रियाएं हैं। तो इसको एहसास दिलाने के लिए, इन चीज़ों को अनुभव दिलाने के लिए हमारे बॉडी में अनेक प्रकार के अंग बनाए गए हैं, जिसे संवेदी अंग या ग्राही अंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कान हो गया जो सुनने का काम करता है, नाक हो गया जो सूंघने या जो गंध होता है उसको महसूस करवाता है, जीव जिसके बारे साथ हम स्वाद के बारे में मालूम करते हैं, त्वचा ठंडा, गर्मी, बरसात के बारे में महसूस होता है कि ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, और आँख तो क्या है, जिसकी सहायता से हम पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, इस रंग बिरंगे संसार को देख रहे हैं। तो सोचिए, यदि ये सारे ग्राही अंग हैं और यदि इनमें समस्याएं उत्पन्न हो जाती है तो क्या समस्याएं हो सकती हैं, बताना है। तो यदि ये ठीक से काम ना करे तो हमें अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती है। आप स्वयं थिंक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे रस संवेदी ग्राही का कार्य न करे तो स्वाद, जीभ में रस क्या होता है, संवेदी ग्राही होता है। यदि जीभ अच्छे से काम न करे तो तीता है कि मीठा है आपको महसूस होगा, नहीं होगा। घ्राण ग्राही जो नाक में होता है, सूंघने का काम करता है, यदि एक कार्य नहीं करता है तो गंध के बारे में हमको मालूम नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हम बताएं, कान है, कान खराब हो जाएगा तो आप सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, कौन क्या बोल रहा है आपको एहसास भी नहीं होगा, आपको क्या वो गाली सुना देगा, आप सुनना नहीं कीजिएगा तो आपको मालूम होगा क्या बोला है, नहीं बोला है, आपको महसूस ही नहीं होगा। आँख खराब हो जाएगा तो अंधेरे में कौन है, क्या है, कैसा दिखेगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, त्वचा खराब हो जाएगा तो ठंडा के बारे में महसूस नहीं होगा, गर्मी के बारे में महसूस नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन था 2019 में पूछे गए क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं 2018 की ओर। पहला क्वेश्चन है, किसी हार्मोन के अधिकता के कारण रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब किसके कारण से, तो इसका नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन के कारण से क्या होता है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, आगे है हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। एक क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन बता चुके हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे है 2017 में क्वेश्चन क्या था, आवेग उत्पन्न करने वाले कारक का नाम बताना। आवेग जो होता है उत्पन्न किस कारण से, उद्दीपन कारण से, किस कारण से, उद्दीपन। आगे है जंतु हार्मोन और पादप हार्मोन में क्या अंतर है। तो जंतु हार्मोन और पादप हार्मोन में देखिए, पहला है ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से संश्लेषित होता है। जंतु हार्मोन कहाँ से, अंतःस्रावी ग्रंथि से। अब पादप हार्मोन के लिए कोई ग्रंथियां नहीं होती है, ठीक है, कोई ग्रंथि नहीं होता है, और इसका निर्माण शरीर के अन्य भाग में होता है। जंतु में इनका परिवहन रक्त में होता है और इनका परिवहन विसर्जन में या जालम तथा फ्लोएम के माध्यम से होता है। जंतु हार्मोन में ये मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है, और पादप में क्या है, इनमें इसके लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। ये विशिष्ट होते हैं तथा स्वतंत्र प्रभाव छोड़ते हैं, और पादप हार्मोन ये मिलजुल कर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए इंसुलिन या एस्ट्रोजन बहुत सारे हमारे जंतु हार्मोन हैं। अब पादप हार्मोन ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ठीक है, तो ये सब पादप हार्मोन है, जंतु हार्मोन। ठीक है, आगे है 2016 में, कहता है पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना क्या, किस प्रकार का अनुवर्तन है। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना क्या होता है, रसायनानुवर्तन। क्या होता है, रसायनानुवर्तन। आगे है कुछ बहुकोशिक जीव तंत्रिका संचार या विद्युत आवेगों के बजाय रासायनिक संचार का उपयोग क्यों करते हैं। कहता है बहुकोशिकीय जीव में कोशिकाओं के बीच संचार के साधन के रूप में रासायनिक संचार विद्युत आवेगों से बेहतर है, क्योंकि पहला, इसमें हार्मोन के माध्यम से संचार शामिल होता है,
किसके माध्यम से? हार्मोन के माध्यम से। इसमें संकेत देने के लिए तंत्रिका ऊतकों जैसे किसी विशेष ऊतक की आवश्यकता नहीं होता है, मतलब इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई विशेष ऊतक नहीं होते हैं। आगे है विद्युत संचार केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित है जो तंत्रिकाओं द्वारा जुड़े हुए हैं, जबकि रासायनिक समन्वय द्वारा पूरे शरीर में होता है। समझ में आ रहा है? आगे है रासायनिक संचार लगातार और लगातार किया जा सकता है। रासायनिक संचार होता है जो लगातार होता है, जबकि तंत्रिका समन्वय केवल अंतराल पर ही होता है, यह हमेशा नहीं होता। ठीक है, आगे है कोशिकाएं विद्युतीय आवेगों को लगातार उत्पन्न करने और भेजने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है, जो कोशिकाएं होती है विद्युत आवेग को लगातार नहीं भेज सकती है। जब किसी कोशिका द्वारा विद्युतीय संदेश भेजा जाता है तब कोशिका को अपनी व्यवस्था के परिवर्तन में कुछ समय लगता है। ठीक है, जब किसी कोशिका को विद्युत संदेश भेजा जाता है तो कोशिका को अपनी व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए उसके लिए कुछ समय लगता है। ठीक है, यही कारण है कि बहुकोशिक जीव रासायनिक संचार का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन है 2015 में जो पूछे गए क्वेश्चन है, एड्रिनलिन हार्मोन किस अंग का कार्य करती है? एड्रिनलिन हार्मोन किस अंग पर कार्य करता है? आपको बताए थे फर्स्ट में रुधिर में। रुधिर में स्राव होता है जो आपातकालीन हार्मोन है, और ये भय के कारण होता है, टेंशन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हार्ट के धड़कन को कंट्रोल करता है कि नहीं। संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिका से आप क्या समझते हैं? तो संवेदी तंत्रिका तंत्र क्या होता है? वे तंत्रिका तंत्र जो शरीर के विभिन्न भागों से सूचना मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक ले जाते हैं उन्हें संवेदी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मतलब सूचना को मस्तिष्क तक ले जाता है। ठीक है, वैसी तंत्रिकाएं जो संवेदन को महसूस करती है, वैसी तंत्रिका जो ग्राही अंग से आवेग ग्रहण कर उसे विद्युत संकेत में बदलती है, उसे संवेदी तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। अब प्रेरक क्या होता है? वैसी तंत्रिका जो अंगों को काम करने के लिए प्रेरित करती है कि काम करो काम करो। ठीक है, जो प्रेरणा देता है, जो उत्साहित करता है। वैसी तंत्रिका जो मेरुरज्जु या मस्तिष्क से प्राप्त निर्देश को संबंधित अंगों की कोशिकाओं या ग्रंथियों तक पहुंचाता है, प्रेरक तंत्रिका कहलाती है। मतलब सूचना को जो प्राप्त होता है सूचना, वो विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। कौन? प्रेरक तंत्रिका। तो 2015 में एक ही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 14 की ओर। उस हार्मोन का नाम लिखें जो पतझड़ को मतलब उत्प्रेरित करता है। एक क्वेश्चन आया हुआ था, फिर से आया हुआ है। एब्सिसिक अम्ल कौन होता है? एब्सिसिक अम्ल के माध्यम से जो पेड़ पौधे में क्या होती है, पत्तियां झड़ जाती है। ठीक है, 2013 में क्या क्वेश्चन था? एक पादप हार्मोन का नाम बताना है जो वृद्धि के लिए क्या करता है, कार्य करता है। तो ऑक्सिन हो गया या जिब्रेलिन हो गया, दोनों हो सकता है। ठीक है, आगे है मधुमेह क्या है? मधुमेह जिसको बोलते हैं शुगर पेशेंट का जो होता है शुगर बीमारी, मधुमेह माने शुगर की मात्रा बढ़ जाता है बॉडी में। यह क्यों होता है? मधुमेह मतलब शुगर बीमारी जो, ठीक है, मतलब चीनी की मात्रा, मतलब शरीर में मिठास हो जाता है, शरीर मीठापन हो जाता है। हमारे पास आंसर क्या है? यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या रोग है, एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर के ब्लड में मौजूद ग्लूकोज या शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बॉडी में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है उसमें शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। जब शरीर के पैंक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसी स्थिति को डायबिटीज भी कहते हैं। और इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है। मतलब इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन अच्छी प्रकार से बॉडी में स्रावित नहीं होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि वो जो ब्लड होता है हमारा, उस ब्लड में
शुगर का मात्रा, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है, जिससे कारण से वो डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह हो जाता है या शुगर पेशेंट हो जाता है। और इसे कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है। यदि शरीर में पर्याप्त इंसुलिन मौजूद नहीं होता है तो ब्लड कोशिकाओं तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है। यदि हमारे शरीर में इंसुलिन बहुत अच्छी तरीक़ा से स्रावित नहीं होता है तो यह ग्लूकोज होता है जो हमारे बॉडी में नहीं पहुंच पाता है और यह ब्लड में ही इकट्ठा हो जाता है, पूरे बॉडी में नहीं पहुंचता है, इकट्ठा हो जाता है तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। ब्लड में मौजूद अतिरिक्त शुगर आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है और ब्लड में यदि वह स्थिर हो गया तो वह हमारे लिए नुकसान है। यदि वह फ्लो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि वह स्थिर हो गया तो नुकसान है। तो ये क्वेश्चन था। आगे है 2012 में क्या था? थायरॉक्सिन के स्राव के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो आयोडीन। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो आयोडीन की कमी से होता है। हमारे पास जो फिगर दिखाया गया था, फिगर में था कि ABCD का पहचान करना है। मस्तिष्क तक का फिगर था, ABCD लिखा हुआ था, उसका हम नाम लिख दिए हैं। A के स्थान पर प्रमस्तिष्क होगा, B के स्थान पर कपाल खोपड़ी होगा, C के स्थान पर मध्य मस्तिष्क होगा और जो D था वो क्या था? हमारा पॉन्स था या पॉन्स था। ठीक है। तो ये आपका फिगर का क्वेश्चन था, इसमें ABCD का नाम लिखना था। ठीक है, उसमें हम नाम लिख दिए हैं। उसके बाद 11 में क्या क्वेश्चन था? कहता है इंसुलिन हार्मोन की अधिकता से ग्लूकोज स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताकि बताएं। यदि इंसुलिन हार्मोन अच्छी प्रकार से स्रावित नहीं होता है और मतलब अधिक हो जाता है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, माने शुगर बीमारी हो जाएगा। ठीक है। आगे है प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण देना है। सिंपल, सुई चुभना, कांटा चुभना, आग मतलब अचानक आग मतलब हाथ से टच कर जाना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब क्या? जो अचानक होता है। मान लो हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में है, अब पैर में स्लीपर नहीं है तो कांटा चुभ जाता है तो फटाक से मेरा हाथ कहाँ जाता है? उस कांटा पर। तो इसको मतलब इस प्रकार का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं प्रतिवर्ती क्रिया में। उसके बाद 10 में क्या था? कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है? शर्करा को अभी बताए हैं, इंसुलिन। शर्करा माने क्या? शुगर मतलब चीनी। आगे है प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है? तो सबसे पहले गुरुत्वानुवर्तन में क्या होता है? पादपों की ऐसी वृद्धि जो गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन के कारण होता है उसे बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। किसी प्ररोह की ऊपरी भाग वृद्धि करती है आगे की ओर धनात्मक और जड़ में जो वृद्धि होता है वो अधोगामी होता है। ठीक है, मतलब गुरुत्वानुवर्तन माने गुरुत्वाकर्षण बल का जो होता है उसे बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है। गमला में लगाए हैं पौधा, तो उसका जो आगे के जो भाग है ऊपरी भाग वो ऊपर की ओर वृद्धि करता है और जड़ कहाँ? नीचे की ओर। अब प्रकाशानुवर्तन प्रकाश के कारण। ठीक है, जैसे कि जब पादप के किसी अंग की गति प्रकाश के उद्दीपन के कारण प्रभावित होता है तो उसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और प्रकाशानुवर्तन प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण। पादप की जड़ें प्रकाश के विपरीत में होती हैं तो वैसे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है और शाखाएं प्रकाश की ओर गति करती है मतलब वो धनात्मक होता है। अच्छा, मान लीजिए पौधा है, प्रकाश दे रहे हैं तो जो हमारी जो पौधा होता है उसका पौधा का जो ऊपरी भाग होता है वो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है और जड़ नीचे की ओर। ठीक है। आगे है 2009 में, लास्ट जो 2009 में क्या पूछा गया था? एक पादप हार्मोन जो वृद्धि को बढ़ाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, फिर से आया हुआ है। ठीक है, ऑक्सिन या जिबरेलिन। और आगे है मनुष्य में बौनेपन के क्या कारण हैं? मतलब मनुष्य में क्या होता है, बौना क्यों हो जाता हुआ? ऐसा क्या होता हुआ कि बौना हो जाता है, माने छोटा हो जाता है, नाटा हो जाता है, क्यों? तो कहता है कि वृद्धि हार्मोन कारण। अब वृद्धि हार्मोन होता कहाँ है? तो यह पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि से स्रावित होता है।
वृद्धि हार्मोन कहाँ से? मास्टर ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका स्थान कहाँ पे है? मस्तिष्क में। वृद्धि हार्मोन कहाँ पे? मस्तिष्क में। यह शरीर के विकास तथा वृद्धि को नियंत्रित करता है। कौन? वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन, जो किसी व्यक्ति के विकास और वृद्धि को कंट्रोल करता है। यदि बाल्यकाल में इसका स्राव नहीं होता है तो बौनापन हो जाता है। जब हम बाल्यकाल में रहते हैं और यदि इसका मतलब जो स्रावित होता है यदि अच्छी प्रकार से नहीं होगा तो क्या होगा? हम बौने रह जाएंगे, मतलब हमारा हाइट नहीं बढ़ेगा, हम छोटे रह जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। यहाँ तक जो क्वेश्चन था हमें बता दिया। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही धांसू कह सकते हैं, जो एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन हैं हर एग्जाम में कभी न कभी आया हुआ है और सारा आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे और एग्जाम में फाड़ के आएंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।